Hello guys, welcome to 5 popular trends of the week. It's a campaign to aware the people regarding the social issues trending on social media. The first and most popular trend of the week is Justice for Jairaj and Phoenix. 19 जून 2020 को तमिलनाडु के टूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट के सथनकुलम पुलिस स्टेशन के अंदर दो लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पहले हैं जयराज जो कि 59 ईयर्स के हैं और दूसरे हैं उन्हीं के बेटे फेनिक्स जो कि 31 ईयर्स के हैं। और इनके ऊपर इल्जाम ये होता है कि भाई इन्होंने लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया है और इनको पुलिस स्टेशन में लाने के बाद बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है और इतना मारा जाता है कि इनकी डेथ हो जाती है। और पुलिस स्टेशन में लाने के बाद इनको टॉर्चर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स का नाम है मिस्टर रघु गणेश और मिस्टर बालाकृष्ण। इनको इतना मारने के बाद इन्हें कोविलपत्ती हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है, जहां 22 तारीख को मिस्टर फेनिक्स की डेथ हो जाती है और उससे अगले ही दिन 23 तारीख को उनके फादर यानी जयराज की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद उनके रिलेटिव्स और जो उनके साथ के बिजनेसमैन थे वो बहुत हंगामा करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है और लोग इसके अगेंस्ट में ट्वीट करना शुरू करते हैं, इनके अगेंस्ट में बोलना शुरू करते हैं। पुलिस वालों को ब्रूटल बोला जाता है और उनको एक किस्म से ऐसा दिखाया जाता है कि भाई उन्होंने बहुत गलत करा। तो इसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट के अंदर लोग क्या करते हैं कि अपनी शॉप्स को बंद रखते हैं और मार्केट को बंद रखते हैं और 7 से 11 बजे तक सारे मेडिकल स्टोर्स भी बंद रहते हैं। इनके रिलेटिव्स और जो अदर बिजनेसमैन थे वो सरकार से अपील करते हैं कि भाई इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जाए और तुरंत इनको सस्पेंड करा जाए। और इसी के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने ट्वीट करा सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करा। राहुल गांधी ने ट्वीट करा कि भाई ये पुलिस का जो रवैया है ये बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही खराब है। और एक बहुत पॉपुलर आरजे सूची है, उन्होंने भी ट्वीट करा। क्रिकेटर शिखर धवन ने भी ट्वीट करा और कॉलीवुड के तो ऑलमोस्ट सब एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबने इसको बहुत क्रिटिसाइज करा है और इसको पुलिस का एक बहुत ही ब्रूटल फेस दिखाया है। वहीं अपने डिफेंस में पुलिस वालों ने ये कहा कि ये उन पे झूठे एलिगेशंस हैं। इन दोनों की जो जयराज और फेनिक्स की डेथ हुई है वो फीवर की वजह से हुई है और वो इनको हॉस्पिटल में इसीलिए लेके गए थे क्योंकि इनको बहुत हाई फीवर था और उन्हें ये लग रहा था कि पॉसिबली इन्हें हो सकता है कि कोरोना हो रखा हो। उन्हें ये लगता था कि कोविड पॉजिटिव हो। तो दोस्तों दोनों चीजें आपके सामने हैं, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई इसमें किसकी गलती है। क्या पुलिस वाले सही में इतने ब्रूटल हैं या फिर लोग जानबूझ के पुलिस को टारगेट कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉपुलर ट्रेंड है आयुर्वेद विजय कोरोनिल स्वासरी। 23 जून 2020 को पतंजलि एक मेडिसिन लॉन्च करता है कोरोनिल एंड स्वासरी के नाम से और उनका ये कहना है कि भाई ये एक आयुर्वेदिक इलाज है कोरोना का और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो टोटली नेचुरल और आयुर्वेदिक हैं। उन्होंने गिलोय और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इसको प्रिपेयर किया है और इसके रिजल्ट्स भी 100% है। जो इनका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड के अंदर और आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ के फाउंडर मेंबर ने कहा है कि भाई पतंजलि जो है वो 3 से 14 दिन के अंदर किसी भी कोरोना पेशेंट को 100% ठीक कर देगा और वो इसके लिए एक ई कॉमर्स ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जो कि ऑर्डर करने के बाद 2 घंटे के अंदर मेडिसिन को डिलीवर कर देगी। इस दवाई की कीमत 545 रुपए है। ये एक्चुअली में एक प्रॉपर किट है और जिसके अंदर 30 दिन की मेडिसिन अवेलेबल है। और दूसरी तरफ दोस्तों आयुष मिनिस्ट्री कुछ और कहती है। सबसे पहले तो उन्होंने इसके प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट पे रोक लगा दी है और उन्होंने बोला है कि इसकी सेल शुरू होने से पहले इसकी एफिशिएंसी टेस्ट होगी और इसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे और इसका जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उनको भी फॉलो करना जरूरी है। और आयुष मिनिस्ट्री ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा है कि भाई वो तुरंत पतंजलि योगपीठ को एक नोटिस भेजे और उनसे आंसर मांगे 7 दिन के अंदर कि भाई उन्होंने किसकी परमिशन से कोरोना की दवाई बनाई है। क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने कोरोना की मेडिसिन बनाने की परमिशन ही नहीं दी थी पतंजलि आयुर्वेद को। उन्होंने तो एक इम्यूनिटी बूस्टर या फिर फीवर और कफ की मेडिसिन बनाने के लिए बोला था, लेकिन इधर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने इसे कोरोना की दवाई बोलकर बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने सीधा ये बोल दिया था कि भाई
हमने तो सीधा कोरोना की ही दवाई बनाई है, वो भी एक आयुर्वेदिक तरीके से। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि भाई अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला तो पतंजलि आयुर्वेद का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। जैसे ही ये मेडिसिन लॉन्च हुई उसके बाद से टीवी चैनल्स ने और स्पेशली न्यूज चैनल्स ने इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने तो सीधा ये डिक्लेयर कर दिया कि ये 100% कोरोना की ही मेडिसिन है, और बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी सवाल के उन्होंने सीधा प्रमोशन करना शुरू कर दिया। उसी की वजह से आयुष मिनिस्ट्री को इसके एडवर्टीजमेंट पे रोक लगानी पड़ी है। और जैसे ही न्यूज चैनल ने डिक्लेयर करा कि भाई यही कोरोना की मेडिसिन है, और आयुर्वेद ने कमाल कर दिया और बाबा जी ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे भी वॉर शुरू हुई और दो तरीके के ट्वीट आने शुरू हुए। दो लोगों के दो तरीके के रिएक्शन थे। कुछ लोग तो थे बाबा के फेवर में, उन्होंने ट्वीट करना शुरू करा धन्यवाद रामदेव बाबा, और उसी के अगेंस्ट जो लोग थे उन्होंने ट्वीट करना शुरू करा सलवारी बाबा झूठा है, मतलब वो उनके अगेंस्ट में थे। और इसी को देखते हुए आयुष मिनिस्ट्री को इसके एडवर्टीजमेंट पे रोक लगानी पड़ गई है। और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गई, लोगों ने अलग अलग तरीके के मीम शेयर करने शुरू कर दिए, अलग अलग तरीके से बाबा को क्रिटिसाइज करना शुरू करा, ट्रोल करना शुरू करा। दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भाई आयुर्वेद ने वाकई इसका इलाज ढूंढ लिया है? क्या बाबा रामदेव सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स में किसी तरीके की मिलावट की खबरें आई हैं, उनका लाइसेंस रद्द होने पे आ गया था 2016 में। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो पतंजलि के मेडिसिन को लेके ठीक हुई हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं कि क्या वो वाकई कोरोना की मेडिसिन है? नेक्स्ट पॉपुलर ट्रेंड है दोस्तों तेल का प्रहार। सबको पता है कि भाई पिछले 20 दिन से कंटिन्यूअस जो है तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है, और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट भी ऐसे ही इंक्रीज हुए जा रहे हैं। कल यानी 26 जून को दिल्ली के अंदर पेट्रोल का प्राइस था 80 रुपये 13 पैसे और डीजल का प्राइस था 80 रुपये 19 पैसे। और दोस्तों ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये 82 डेज के बाद प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 82 डेज से जो है पेट्रोल के प्राइस रिवाइज नहीं हो रहे थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है अब कि भाई पेट्रोल के प्राइस जो है वो हर रोज सुबह 6 बजे रिवाइज होंगे, यानी कि डेली पेट्रोल का प्राइस जो है वो अपडेट होगा। और अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का जो रेट के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो उसका इफेक्ट सीधा डायरेक्टली कस्टमर पे पड़ेगा इमीडिएटली। और वहीं स्टेट रन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन संजीव सिंह ने ये बोला है कि ये जो ऑयल प्राइस के अंदर हाइक आया है स्पेशली दिल्ली के अंदर, वो इसलिए आया क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने वेट इंक्रीज कर दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। 5 मई को जो टैक्स है वो रिवाइज हुआ था, पेट्रोल के ऊपर 27% से बढ़ा के 30% कर दिया था, और डीजल के ऊपर 16.75% से हटा के 30% कर दिया गया था, जिसकी वजह से एकदम से बहुत ज्यादा हाइक आया था। लेकिन ये तो सिर्फ दिल्ली का हाल है, लेकिन पेट्रोल तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। तो इसी में जो संजीव सिंह है उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो पेट्रोल का प्राइस है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, अरब और गल्फ का जो पेट्रोल प्राइस है उसके हिसाब से एक फॉर्मूला लगा के। अब वो फॉर्मूला कौन सा है वो आज तक हमें तो समझ आया नहीं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से भी पेट्रोल इतना महंगा तो नहीं बनता है जितना हमें मिल रहा है। अब इसके ऊपर ओपोजिशन भी बार बार गवर्नमेंट पे अटैक कर रही है, और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने तो ये तक बोल दिया है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इस क्राइसिस के दौर में भी लोगों को लूट रही है और उनकी जेबें खाली कर रही है, जबकि उन्हें इस दौर में तो कम से कम थोड़ा जनता का ख्याल रखना चाहिए, टैक्स कम कर देना चाहिए। उसके बाद लोगों ने अपना गुस्सा इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके भी निकाला, पेट्रोल प्राइस हाइक्स पे, पेट्रोल रेट्स पे, इस तरीके के हैशटैग पे उन्होंने ट्वीट करे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी थर्सडे को एक साइकिल मार्च किया है इसी ऑयल प्राइस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में हालात ये आ गए हैं कि भाई पेट्रोल के प्राइस को इंक्रीज करना एक गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई है, या फिर गवर्नमेंट को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोगों की जेब पे क्या असर पड़ेगा, उन्हें बस अपने टैक्स कलेक्शन की फिक्र है? आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉपुलर ट्रेंड है दोस्तों आरक्षण की मार देश बीमार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल करी गई है नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से, जिन्होंने ये बोला गया है कि भाई तमिलनाडु के अंदर जो मेडिकल एंट्रेंस होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में सीट होती है,
उसके अंदर धांधली हुई है पिछले 2 सेशंस में, यानी 18-19 और 17-18 के अंदर जो 5330 सीट थी जो कि ओबीसी को जानी थी, वो अगर सही से रिजर्वेशन रूल फॉलो हुए होते तो उस पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का एडमिशन होता। लेकिन धांधली की वजह से वो सारी सीटें जनरल कैटेगरी वालों को चली गई हैं। उनका कहना ये है कि भाई जब 2020 का नीट का रिजल्ट आया, उसके अंदर जब उन्होंने रिजल्ट का एनालिसिस करा तो उसके अंदर ये देखा कि जो 27% का ओबीसी का रिजर्वेशन का रूल है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करा गया है और डिस्क्रिमिनेशन करके वो सीट्स भी जनरल कैटेगरी वालों को दे दी गई हैं। जबकि रूल ये है कि जो स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर जो एकेडमिक एडमिशंस होते हैं उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी एमबीबीएस और बीडीएस में 15% और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी एमडी और एमएस में 50% का यूनियन गवर्नमेंट का ऑल इंडिया का कोटा होता है, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, यानी वही डिसाइड करती है कि वो सीटें किस तरीके से दी जाएंगी। तो इस पिटीशन के अंदर बोला गया कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने उसमें धांधली करके ओबीसी को सीट नहीं दी है, या तो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को या एससी या एसटी को, इनको सीटें बांट दी हैं और ओबीसी वालों को बिल्कुल नेग्लिजिबल सीटें मिली हैं। 17 मई 2020 को मिनिस्ट्री और अथॉरिटी के सामने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी जिसका कोई फेवरेबल रिप्लाई नहीं मिला था। उसके बाद जब 11 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पिटीशन की हियरिंग हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि बंदे को रिजर्वेशन मिले, यानी कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। और जो इन्होंने बोला है कि भाई आर्टिकल 14 का जो ये उल्लंघन है ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो वो हाई कोर्ट में जा सकती है इस मामले को लेके। सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके की किसी भी याचिका पे सुनवाई नहीं करेगा। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जे राधाकृष्णन और बाकी एआईडीएमके और जो अपोजिशन पार्टी है वो सारे मिलकर मद्रास हाई कोर्ट जाती हैं, और अपनी पीआईएल में स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला है कि उन्होंने एक लंबे टाइम से स्टडी करी है रिजल्ट्स की जो इसके बेस पे आए हैं, रिजर्वेशन के बेस पे, और इसमें क्लियर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी तक मद्रास हाई कोर्ट में इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी तक पता नहीं चला है कि भाई हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या बोला है। लेकिन इस चीज को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में। हालांकि ये रिजर्वेशन एक काफी लंबे टाइम से डिबेट का टॉपिक रहा है और कंटिन्यूअसली इसके बारे में न्यूज आती रहती हैं, लोग ट्रोल करते रहते हैं, अपना अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी 2-4 दिन से ये चीज स्पेशली 11 जून के बाद से ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, अलग अलग हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं और लोग इसके फेवर में भी है और अगेंस्ट में भी है। बहुत सारे लोग पुराने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स को शेयर कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कैटेगरी के बेस पे उसको भी शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन देश के लिए कितना खतरनाक है। वही कुछ लोग जो इसके फेवर में हैं वो अलग अलग डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि जो नीडी है उनको तो अभी भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन उसी को मिलना चाहिए भाई जिसको रियल में उसकी नीड है। हालांकि एक चीज और भी इसके साथ लपेटे में ले ली गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई थी जिसके अंदर यह बोला गया था कि प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन होता है उसके ऊपर भी एक पिटीशन फाइल करी गई थी, लेकिन उसकी सुनवाई अभी हुई नहीं है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या रिजर्वेशन सही में मिलना चाहिए क्योंकि हमारे देश की अक्सर आबादी जो है वो गरीब तबका है, या फिर ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो काबिल कैंडिडेट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? दोस्तों आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना पॉइंट जरूर रखें कि भाई आपकी नजर में रिजर्वेशन सही है कि गलत है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के सबसे पॉपुलर टॉपिक्स जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप सोशली ट्रेंडिंग टॉपिक से हमेशा अवेयर रहें।